फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, नोट भी करना है इसको अपनी कॉपी में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। तो आप सब लोगों का आंसर होगा कि भैया 1914 से लेकर के 1918 तक चला। इस समय तक आप बताएंगे कि यहाँ पर हम लोग एक ब्रिटिश कॉलोनी थे या नहीं थे, यानी कि हम आपका ब्रिटेन का उपनिवेश थे या नहीं थे। आप कहेंगे बिल्कुल हम ब्रिटेन का उपनिवेश थे। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा जा रहा था तो हमने किसका सहयोग किया होगा? तो यहाँ पर तो बहुत सारे लोग आए, उन्होंने कहा कि भाई हम बेशक आज ब्रिटेन का उपनिवेश है लेकिन यही सही समय है कि इनका सहयोग मत करो और इनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करो कि हम भारत को ये डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दें, यानी भारत को ये अधिराज्य बनाएं और उसकी घोषणा करें, तभी हम इनका साथ देंगे। ठीक है। और ऐसी जो डिमांड कर रहे थे उनमें से आप जानते हैं बहुत सारे संगठन थे, जैसे कि आपका एक अगर हम बात करें गदर पार्टी भी थी। ठीक है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ही आपका, अब अगर मैं बात करूं अस्तित्व में आ गई थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था यहाँ पे होम रूल लीग। होम रूल जरा बताएंगे, होम रूल जो आंदोलन चला था देश में वो किस वर्ष में शुरू हुआ था? होम रूल आंदोलन, ठीक है, होम रूल मूवमेंट जो हमारे देश में चला, होम रूल मूवमेंट कब से कब तक चला था, तभी आप इसका बैकग्राउंड समझ पाएंगे। तो आप बोलेंगे होम रूल मूवमेंट जो हमारे देश में चला था भैया वो 1916 में चला। ठीक है, 1916 में दो लोग इसको लीड कर रहे थे, एक तो आपका तिलक जी का होम रूल था और दूसरी थी आपका आयरलैंड से आई एनी बेसेंट। देखो दोस्त, जब मैं घटनाओं को आपको संक्षेप में बताऊं तो इसका मतलब है कि वो विषय हम इतिहास में बहुत विस्तार से पढ़ रहे होंगे जब हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे। अभी हमको पॉलिटी को पढ़ना है तो उन बिंदुओं पर बहुत आपका, अगर हम बात करें संक्षिप्त तरीके से हमको बात करनी है। तो ये लोग, इनकी डिमांड क्या थी? होम रूल आंदोलन जो चल रहा था इसकी डिमांड क्या थी? इसकी जो मुख्य मांग थी, क्या मांग थी? तो इन लोगों की मांग थी कि भारत को क्या दिया जाए? भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा, डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए। अब ये डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस का दर्जा हमको मिलना चाहिए, यानी स्टेटस ऑफ डोमिनियन, ये डिमांड थी। स्टेटस ऑफ डोमिनियन। ओके, ये किसकी मांग है आपका? तो आप बोलेंगे होम रूल आंदोलन हमारे देश में चल रहा था। दूसरी घटना मैं आपको बताऊं, 1916 में क्या हुआ था। देखो, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया नरम दल और गरम दल में, सूरत अधिवेशन में। ये बात आप जानते हैं या नहीं? नहीं जानते हैं तो देखिए, कांग्रेस का जो गुट था नरम दल और गरम दल, वो दोनों विभाजित हो गए 1907 के सूरत अधिवेशन में। क्योंकि नरम दल में एक आपका फ्रंटियर लीडर थे जिनको हम कहते हैं फिरोज शाह मेहता, और फिरोज शाह मेहता जब तक जीवित रहे उन्होंने नरम दल और गरम दल का एकीकरण नहीं होने दिया। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि नरम दल और गरम दल का एकीकरण कब हुआ था, या उसको हम किस पैक्ट के नाम से जानते हैं? तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए, लखनऊ पैक्ट, जिसकी अध्यक्षता एसी मजूमदार ने की थी, अंबिका चरण मजूमदार थे। उन्होंने क्या, उनकी अध्यक्षता में क्या हुआ, नरम दल और गरम दल एक हो गए। क्योंकि 1916 में आपको जानना ये होगा कि फिरोज शाह मेहता जो इसके एकदम विरोधी थे उनकी डेथ हो गई थी। तो उनकी डेथ के बाद ही ये पॉसिबल हो पाया कि नरम दल और गरम दल एक हुए। ठीक है, उसके लिए प्रयास किए, हालांकि तिलक जी ने भी, एनी बेसेंट ने भी प्रयास किए कि उनका एकीकरण हो जाए, साथ में मुस्लिम लीग भी मिल गया। ये सब कब हुआ था आपका? अगर मैं पूछूं दूसरी घटना, बड़ी घटना इस समय की क्या है कि एक लखनऊ पैक्ट हुआ, और लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था? लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था? कांग्रेस का जो नरम दल था, नरम दल कल मैंने आपको बताया था क्या है, और कांग्रेस के जो गरम दल, ठीक है, उग्र विचारों के जो नेता थे और जो शांति वाले नेता थे, ये सब क्या हो गए? एक हो गए, और इनके साथ में मुस्लिम लीग भी मिल गया। छोटी सी बात है, इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं जी। तो इन सब चीजों का क्या प्रभाव आएगा? अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ये देख रही है कि जो कांग्रेस है वो भी एक हो चुकी है, मुस्लिम लीग इनके साथ में आ चुका है, होम रूल आंदोलन बहुत जबरदस्त तरीके से इंडिया में चल रहा था जो डिमांड कर रहा था डोमिनेंट स्टेटस की। ठीक है, ये आपका बैकग्राउंड है किसका? जब ब्रिटेन कहां पर उलझा हुआ है? ब्रिटेन आपका उलझा हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 18 में। तो उस पर एक प्रेशर तो वर्ल्ड वॉर का है और एक प्रेशर है कि भारत में जो मूवमेंट चल रहे हैं। ठीक है,
तो ये मूवमेंट जो डोमिनियन की मांग कर रहे हैं, तो इसको पहले आप सब लोगों को एक डोमिनियन समझने से पहले यहाँ पे एक नोट बनाना होगा छोटा सा। उस नोट को लिखना 20 अगस्त 1917, 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू ने अनाउंस किया, मॉन्टेग्यू ने घोषणा की, क्या घोषणा की? कि घोषणा की कि भारत में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनेगी, भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना होगी, भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना होगी। स्थापना होगी, क्या बोलेंगे? क्योंकि ये घोषणा अगस्त माह में हुई, इसीलिए इसको अगस्त घोषणा कहा गया। देखो कभी कंफ्यूज नहीं होना, अभी आगे चल के हमको अगस्त संकल्प भी पढ़ना है, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव भी पढ़ना, वो उसी समय पर समझ पाओगे। अभी हम बात करें अगस्त अनाउंसमेंट की, अगस्त घोषणा की, इसको हम क्या बोलते हैं? अगस्त घोषणा। तो पूछता अगस्त घोषणा किस वर्ष की है? 1917 अगस्त अनाउंसमेंट हुआ एक, और अगस्त अनाउंसमेंट को क्या बोलेंगे? मॉन्टेग्यू अनाउंस्ड दैट देयर विल बी ए responsible government, इन इंडिया। अब ये क्यों घोषणा की इन्होंने, आप समझ गए होंगे इस बात को। ये घोषणा क्यों की है? क्योंकि भारत में क्या बोला जा रहा है कि हमको चाहिए डोमिनियन स्टेटस। यानी डोमिनियन स्टेटस अभी आप जानते नहीं होंगे बहुत सारे बच्चे क्या होता है, अभी थोड़ी देर में अगले 10 मिनट में समझ जाएंगे। डोमिनियन स्टेटस अगर देना है तो उस डोमिनियन स्टेटस को चलाने के लिए, यानी कि डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि हमारे देश में जो भी फैसले होंगे, चाहे वो रक्षा संबंधी कानून हो, चाहे वो विदेश संबंधी कानून हो, चाहे वो न्याय और प्रशासन के मामले हो, चाहे वो भू राजस्व व्यवस्था के मामले हो, यानी कि कोई भी आपका लैंड रेवेन्यू से लेकर के, फाइनेंस से लेकर के, आपका एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के, आपका डिफेंस से लेकर के, या अगर मैं बात करूं फॉरेन मैटर से लेकर के, इस सब पर डिसीजन लेने के लिए हम स्वतंत्र होंगे। ये डोमिनियन है। अभी इसको हम परिभाषित लिखेंगे अच्छे से। तो इस डोमिनियन की मांग के लिए कोई आपका एक गवर्नमेंट की जरूरत होगी या नहीं होगी? एक सरकार की जरूरत होगी जो इन मामलों पर कानून बनाए, यस और नो। तो इसीलिए उन्होंने कहा इस तरह की मांग जो ये उठ रही हैं, इन डिमांड्स के लिए क्या होगा? एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। और उस समय पर ब्रिटिश सरकार को क्योंकि भारतीयों का एक सहयोग बीच में चाहिए था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम भारत के लिए एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे, एक उत्तरदायी सरकार बनाएंगे। और ये घोषणा किसने की? मॉन्टेग्यू। मॉन्टेग्यू क्या बोलेंगे आपका? मॉन्टेग्यू कौन है यहाँ पर? मॉन्टेग्यू आपका, अभी आगे लिखेंगे कि राज्य सचिव था। इतनी बात समझ में आई? अब डोमिनियन को समझ लिए। देखो 4 तरह के राज्य होते हैं, पहले चारों का नाम लिख लें, सबसे पहले समझते हुए चलेंगे, ठीक है। एक शब्द आएगा आपके सामने हमेशा, उपनिवेश। अगर मैं आपसे पूछूं उपनिवेश अर्थात कॉलोनी की क्या डेफिनेशन होती है, तो आप क्या बोलेंगे? कॉलोनी किसको बोलते हैं? अमेरिका में कितनी कॉलोनी बताई थी मैंने? ब्रिटिशियर्स की कितनी कॉलोनी मैंने आपको बताई थी? भारत को भी आप कई बार सुनते होंगे, भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो उपनिवेश होने का क्या मतलब होता है, उस बात को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा, दो कोई देश हैं, इसमें एक कंट्री एक्स है, एक्स एक पावरफुल कंट्री है, पावरफुल कंट्री अर्थात एक शक्तिशाली देश है, शक्तिशाली देश है, बड़े धैर्य से समझेंगे, क्रिस्टल क्लियर होगा एकदम। एक शक्तिशाली देश है, और इसके कंपैरिजन में वाई जो है एक आपका क्या बोलेंगे? लेस पावरफुल और एक वीक कंट्री हम कह सकते हैं उसको, यानी कि एक कमजोर देश है, कमजोर देश है। अगर मैं उस समय की स्थितियों की तुलना करूं, तो आप पावरफुल कंट्री में किसको रखना चाहेंगे, भारत को या इंग्लैंड को? या मैं कमजोर देश की स्थिति उस समय देखना चाहूं, तो आप इसमें किसको रखना चाहेंगे, भारत को या इंग्लैंड को? तो आप कहेंगे भैया इंग्लैंड, यानी कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन, इसमें किसको रखना चाहेंगे,
भारत को या इंग्लैंड को? तो आप कहेंगे भैया इंग्लैंड यानी कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन को हम उस समय की स्थितियों में पावरफुल कंट्री में रखेंगे, और क्योंकि भारत इसका एक उपनिवेश था तो इसको हम कहां पे रखेंगे? वीक कंट्री में। देखो होता क्या है, बात यह है कि जब कोई देश, नोट करना, जब कोई देश अन्य देश को अपने अधीन कर ले, यानी अपने कंट्रोल में ले ले, अधीन कर ले, और अधीन का मतलब इन अंडर ऑफ एनी कंट्री, और होगा क्या वहां पर कि जैसे वहां का रक्षा मामला होगा, रक्षा, विदेश, हम कह सकते हैं विदेश मामले होंगे वहां के जो संचार मामले होंगे, ठीक है, संचार, या मैं कह सकता हूं आपका वहां का जो आंतरिक प्रशासन होगा, आंतरिक प्रशासन, इस बात को समझे, यानी वहां का कोई भी डिफेंस का मैटर हो, वहां का कोई भी साथी आपका फॉरेन मैटर हो, वहां का कोई भी कम्युनिकेशन मैटर हो, ठीक है, वहां का इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन हो, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, ये किसके कंट्रोल में हो जाए? तो आप बोलेंगे भैया ये कंट्रोल में हो जाएगा आपका एक्स देश के, यानी कि जो क्या है, एक पावरफुल कंट्री है, यानी अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए किसी अन्य देश का जब शोषण किया जाता है किसी अन्य देश के द्वारा, तो शोषक कौन है, कौन शोषण कर रहा है? ब्रिटेन भारत का, यहां से पैसे को ले जाते हैं, मैंने बताया दादा भाई नौरोजी ने लिखा ड्रेन थ्योरी, धन निकासी का सिद्धांत, कि भारतीयों का धन किस प्रकार से लूटा जा रहा है। दूसरा देश जिसका शोषण हो, भारत का यहां पे शोषण हो रहा था या नहीं? बोलेंगे जी भारत का यहां पर शोषण हो रहा है या नहीं? बोलो, आप कहेंगे जी। दोस्त प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, इसके अलावा ना कोई कमेंट नहीं, बस मेरी बातें सुनो, आगे की बातें, इधर उधर की बातें नहीं, मेरी आपसे प्रार्थना है भाई के नाते मेरी आप कहेंगे जी भैया। तो वहां का शोषण हो, वहां का रक्षा, विदेश मामले, संचार मामले और आंतरिक प्रशासन, अंदर की भी जो व्यवस्थाएं वो किसके कंट्रोल में होंगी? एक्स देश के, तो उसको हम कहते हैं उपनिवेश। क्या एक समय पर अमेरिका भी ब्रिटेन का उपनिवेश रहा? यानी मैंने आपको बताया था वहां 13 कॉलोनीज थी, तो वो जो 13 कॉलोनी थी वहां का जो सारा का सारा व्यवस्था था, चाहे वो रक्षा के मामले, उन सब पर डिसीजन कौन लेता होगा? वहां भी भैया ब्रिटिश गवर्नमेंट ही लेती थी, ब्रिटिश सरकार लेती थी। तो उपनिवेश समझ गए, उपनिवेश क्या है कि आर्थिक हितों के लिए क्या किया जा रहा है? दोहन किया जा रहा है एक्स कंट्री द्वारा वाई का। ओके, अच्छा, दूसरा एक टर्म आएगा आपके सामने, एक होता है संरक्षित राज्य। इन सब का अंतर आपको पता होना चाहिए, तभी आप डोमिनियन समझ पाओगे, तभी आप संप्रभु समझ पाओगे। संरक्षित राज्य जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टरेट, प्रोटेक्टरेट। संरक्षित राज्य क्या होता है? संरक्षित राज्य का मतलब होता है जो एक्स कंट्री है ना, एक्स कंट्री, वो आपका रक्षा और विदेश मामले देखे उस देश के, यानी वहां का डिफेंस और फॉरेन मैटर्स कौन देखे? एक्स। लेकिन वाई जो है वो अपना देखे इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि देश के अंदर का जो प्रशासन है, आंतरिक प्रशासन कौन देखेगा? कमजोर देश जिस पर वो शासन कर रहे हैं, आंतरिक प्रशासन। छोटी सी बात है, ये भी समझ में आएगी। यानी किसी देश का बाह्य मामला अर्थात विदेश, उस देश का रक्षा मामला जब किसी पावरफुल कंट्री के द्वारा, और वो देश ये बोले भी मैं तो अपने देश की रक्षा नहीं संभाल सकता, मैं अपने देश को सुरक्षित नहीं कर सकता, और मैं अपने देश की विदेश नीति को, जो फॉरेन पॉलिसी है उसको मेंटेन नहीं कर सकता, लेकिन जो अंदर की जो व्यवस्था है किसी देश को चलाने के लिए वो मैं देख सकता हूं, तो ऐसे को बोलेंगे आप क्या? प्रोटेक्टरेट, यानी कि संरक्षित राज्य उसको कहते हैं। छोटी सी बात। तीसरी बात पर आते हैं, तीसरी बात है डोमिनियन, अधिराज्य। अब बहुत अच्छा समझ में आएगा, अधिराज्य।